आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं मेंस को किस तरीके से आपने टैकल करना है। पहले तो आपका अलाइड और फिर आपका एचएस। ठीक है, एक तो आपका अलाइड हो गया और दूसरा आपका एचएस हो गया। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेंस की, अभी आंसर राइटिंग की ही। मेंस कैसे करना है आपको, क्वेश्चंस जो हैं, अब वो फेज में आप पहुंच चुके होंगे कि क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं, लेकिन कितने लिख रहे होंगे डिपेंड उस पर करता है। अब आपकी स्पीड जो है वो भी मैटर करती है। अभी तक आप किस पर काम कर रहे थे कि भैया क्वेश्चंस जो है वो कैसे फ्रेम होना है, क्वेश्चंस किस तरीके से आपने लिखना है, वो आपकी पहली स्टेज थी। इसकी जो सेकंड स्टेज है अब, कि आप उसमें कितना कंटेंट डाल रहे हैं, क्या वो यूजफुल है या नहीं है, और दूसरा आपकी जो स्पीड है वो कितनी है। तो कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है या आप अपने एंड से कर भी रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो कंटेंट ही है। अब ये जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। फिर हम आज के टॉपिक पर आएंगे, वेरियस स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये आज का टॉपिक है। कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले इस टॉपिक पर आ जाते हैं। क्योंकि आपकी अलाइड की नोटिफिकेशन आने वाली है, जनवरी में आ सकती है नोटिफिकेशन, आप सभी को भी मालूम है। अफरा तफरी तो मची हुई है सब में, भैया अलाइड की नोटिफिकेशन आने वाली है, क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो ज्यादातर लोग अभी प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके कंपटीशन नहीं है। ठीक है, इतना समझ लो, जो भी अभी क्लासेस में है। अभी आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप कंपटीशन में हैं। तब आप कंपटीशन में हैं, ऐसा नहीं है तब आप टॉपर बन गए हैं, तो आप कंपटीशन में हैं। उन हजारों स्टूडेंट में या 1000 या 2000 स्टूडेंट में आप हैं कि आपका एग्जाम जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन है वो हो जाए और मेंस वाला भी हो जाए। खैर, मैं स्पीड की बात कर रहा था, तो अगर अलाइड की बात करते हैं, अलाइड में पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन लास्ट का जो पैटर्न है हम अगर उस हिसाब से चलते हैं, तो स्टार्टिंग के जो आपको 10 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको 60 वर्ड्स में लिखने हैं। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको 60 वर्ड में लिखने हैं, क्योंकि उसके बाद फिर से 10 क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन आते हैं। ये 10 क्वेश्चन हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए। अब ये वाले जो हैं वो 120 वर्ड्स में लिखने हैं, ये भी आपको 120 वर्ड्स में लिखने हैं। तो ये क्या हो गया आपकी वर्ड लिमिट, ये क्या हो गए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सिंपल सी बात हो गई कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, आपको वर्ड्स कितने लिखने हैं। अभी आप कितने लिख रहे होंगे वो डिपेंड करेगा, अभी देखिए कैसे आएगा आपका। अब ये हो गए 600, 600 वर्ड इसी के हो गए। ये हो गए 1200, ये हो गए 1200। तो 12 24, 24 और 6 3000। तो टोटल मिलाकर के आपके पास 3000 वर्ड्स आपने लिखने हैं। टोटल मिलाकर के अलाइड की, मेंस की, जीएस के पेपर में आपको 3000 वर्ड लिखने हैं। अब 3000 जो वर्ड्स है वो कितने मिनट में लिखने हैं आपको, 180 मिनट में, यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 3 आवर्स का टाइम मिलता है मेंस पे। कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो 180 मिनट हो गई है। 3000 वर्ड्स 180 मिनट में लिखते हैं। डिवाइड करते हैं जरा, तो डिवाइड कर लो, आपका ये लगभग कितना आएगा, 15 16 के आसपास आएगा। तो यानी कि 16.66 समथिंग आता है ये। तो 16 से 17 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 16 से 17 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने हैं अलाइड के, मेंस के, जीएस के पेपर में। यही जो संख्या है वो आपकी इंग्लिश में भी रहती है और हिंदी में भी रहती है। आई थिंक आज ही हमने एक ऐसे का पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करके आपके कोर्स में ऐड कर दिया है, उसको भी देख लेना आपने, किस तरीके से ऐसे हैं उनको लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि 1 मिनट में आपको 16 से 17 वर्ड्स लिखने हैं। अभी के लिए आप ट्राई करो कि आप कितने कर ये लिख सकते हो सकता है आपको लगे कि तो हम जल्दी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास 180 मिनट नहीं है पूरे के पूरे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं है आपके पास 180। ऐसा तो नहीं है कि आप हर मिनट में लिखते ही जाएंगे, लिखते ही जाएंगे, नहीं, आपको सोचना भी तो पड़ेगा। तो जहां पर अगर 30 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 30 क्वेश्चंस हैं, तो इन 30 क्वेश्चन को सोचने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। कईयों जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस होंगे 120 वर्ड्स के, 120 वर्ड्स के, इसमें 2 मिनट भी लग सकते हैं कईयों में। तो नॉर्मली अगर कहें कि एक क्वेश्चन को सोचने के लिए, फ्रेम करने के लिए आपको 1 मिनट लग रहा है, तो 30 मिनट चले गए, 30 मिनट आपके यहां पर चले गए सोचने के लिए ही।
इधर उधर या कुछ वो आप रोल नंबर लिख रहे हैं या साइन कर रहे हैं, कुछ भी, वो कुल मिलाकर के टाइम हो गया 30 मिनट। आपके पास समय कितना बच गया? 180 मिनट तो पहले से थे आपके पास, 30 आपने माइनस कर दिए, आपके पास बच गया 150 मिनट। 150 मिनट्स हैं आपके पास जिसमें आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है। बस 30 मिनट है आपके पास जिसमें आपको सोचना है। 30 मिनट में आप कितना सोचते हैं, उसको आप कैसे फ्रेम करते हैं 150 मिनट में, वही आपका मीन्स। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, 1 मिनट देखो, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो, अब 1 मिनट देखो कि आपने 1 मिनट, आप 1 मिनट में कितने शब्द लिख सकते हैं, कितने वर्ड्स आप लिख सकते हैं। ये साथ में रख करके स्टॉप वॉच रख दो साथ में, या कहीं पर भी किसी में भी चीजें फोन में देख लो कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। तो 17, 18, 19, 20 इतने लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। कम लिख रहे हैं, 8, 10 लिख रहे हैं, तो भैया वो फिर सोचने वाली बात है कि आपको सोचना पड़ रहा है हर अक्षर से पहले या हर वर्ड से पहले आपको सोचना पड़ रहा है कि लिखना क्या है। तो ये जो पूरा ओवरऑल सा ये व्यू है आपके लिए, ये अलाइड के मेंस का जीएस का पेपर है। हिंदी और इंग्लिश जो है वो नॉर्मल सा है, ग्रामेटिकली जो है सॉल्व आपके लिए। इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व करके रख दिया है, कितने लोगों ने देख लिया है अलाइड का इंग्लिश का पेपर? कितने लोगों ने देखी, हाथ खड़े करो। आपके कोर्स में ऐड कर लिया है, देखा? तो उसको देखो, अलाइड के मेंस का 2019 का भी सॉल्व कर दिया है, 2020 का भी सॉल्व कर दिया है कि अलाइड के मेंस में इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, ऐसे हो चाहे प्रेसी हो, कैसे लिखा जाता है उसको। अभी के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो उसका, ऐसा ना हो कि आप लास्ट में ही पता चले आपको भैया ये भी आता था, अच्छा ग्रामर में ये भी पूछा जाता था, कैसे लिखना है आपको लास्ट में पता चले, तो वो नहीं करना है सिर्फ। तो ये ओवरव्यू सा आपका हो गया अलाइड के मेंस का। अगर हम एचएस के मेंस की बात करते हैं, तो अगर हम एचएस के मेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमें दोनों को साथ में लेकर के चलना है, इसकी एचएस और अलाइड की तैयारी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगी। हाँ, अगर कोई सिर्फ अलाइड की करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर कोई एचएस की करना चाहता है, अलाइड करना चाहता है, तो वो आपकी कंबाइन ही तैयारी है। कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको अपनाने की जरूरत नहीं है अलाइड के लिए, अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो अलाइड में क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 से लेकर 15 तक, या मैं कहूं कि 15 क्वेश्चन जो आते हैं। किधर गया, ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा तो फिर अच्छी बात है। 15, 10, 25 और 25 और 3 28 है ना। जो 15 क्वेश्चन है वो आपको 60 वर्ड्स में लिखने हैं। उसके बाद जो 10 है वो आपको 120 वर्ड्स में लिखने हैं। 3 जो है वो आपको 400 वर्ड्स में लिखने हैं। तो ये हो गए 1200, ये हो गए 1200, 2400, ये कितने हो गए 900, टोटल मिलाकर के 24 और 9 3300। ज्यादा फर्क नहीं है। इससे पहले अलाइड के मेंस में आप लिख रहे थे 3000 वर्ड्स, ये लिख रहे हैं आप अलाइड के मेंस में, वो टाइम कितना है 180 मिनट। यहां पर आप लिख रहे हैं 3300 वर्ड्स एचएस के मेंस में, टाइम कितना है 180 मिनट। 180 मिनट यानी कि थोड़ा सा फर्क है। जहां पर आप 16 वर्ड पर मिनट लिख रहे थे, यहां पर वो 17 या 18 के आसपास चला जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप जो लिख रहे हैं वो अगर आपकी स्पीड 18 वर्ड पर मिनट हो जाए, 18 वर्ड्स पर मिनट, बहुत अच्छा हो जाएगा। सोचने के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा और चीजों को किस तरीके से आपको लिखना है वो भी आपका सही तरीके से हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 3 पेपर आपके पास तो जीएस के ही हो गए, जीएस 1, 2 और 3। हिंदी इंग्लिश हो गया, आपका ऐसे का पेपर हो गया, और उसके बाद आपका ऑप्शनल का पेपर हो गए, 2 पेपर। तो इस तरीके से आपका मेंस है। तो मोटा मोटी जो बात यह है कि मेंस में आपको लगभग 3000 से या 3000 के आसपास आपको वर्ड्स लिखने हैं। इसीलिए आपकी जो लिखने की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और लिखना भी कैसा है कि दूसरे को समझ में आ जाए। हमको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि अभी कोई आंसर लिख रहे हैं नए नए, जैसे लितेश हैं, आपने अभी भेजे नहीं है, आप भेज दीजिएगा, क्योंकि आपका मुझे पता नहीं है किस तरीके से आप आंसर लिखते हैं, तो एक बार भेज दीजिएगा आप, ठीक है। वैसे जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं भेजे हैं, जो नए हैं, शिवाली आप भी काफी टाइम से आंसर नहीं लिख रही हैं, अपने एंड से लिख रहे हैं क्या नहीं? और मैंने आपसे कहा था कि 25 तारीख से पहले पहले, आज 25 है, तो मैरी क्रिसमस, ठीक है।
क्योंकि आपके जीवन में चाहे वो क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, अभी तक कुछ भी मैटर नहीं करता है। जब तक सक्सेस हाथ में नहीं है, जब तक आप किसी अच्छी जॉब में नहीं हैं, ये चीज़ें जो है वो हर साल आती-जाती रहेंगी, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम जो हैं वो ऐसे नहीं आते हैं फिर। आपको चांस एक ही मिलता है। इस बार अलाइड की 50 वैकेंसीज़ हैं, तो मौका एक ही है। इससे पहले 2020 में मिला था, 19-20 में मिला था, लेकिन अब जो है आपको 24 में मिल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ये सब चीज़ें जो है वो आती-जाती रहेंगी। एक दिन की खुशी होगी, वो न्यू ईयर की खुशी एक दिन की होगी। क्रिसमस की खुशी एक दिन की होगी आपको, दूसरे दिन फिर से वही डिप्रेशन में चले जाओगे कि अरे! वो सिलेबस कवर करने को था, बाकी लोगों ने पता नहीं क्या नहीं कितना कर दिया होगा, बाकी लोगों ने तो आंसर राइटिंग शुरू कर दी होगी, जैसे आप लोग कर रहे हैं, है ना? तो बस वही करते जाओ अभी के लिए। ये चीज़ें तो आती-जाती रहेंगी, अगले साल और अच्छे तरीके से न्यू ईयर मना लेना। जब आप जॉब में होंगे, अच्छी जॉब होगी आपके पास, अच्छे से मना लेना फिर न्यू ईयर। क्रिसमस मना लेना अच्छे से, अपने फैमिली वालों को वो भी खुश, आप भी खुश, नहीं तो सिर्फ 1 दिन की खुशी है, वो जीवन भर की खुशी होगी। अंतर सिर्फ इतना सा है। ऑफ़िस का काम ठीक है। ठीक है, वैसे आंसर राइटिंग में जो आपने लिखे हैं पहले आंसर, वो तो ठीक है। बस कंटिन्यू रहिएगा थोड़ा, है ना? क्योंकि चांस एक है। खैर, इस चीज़ को क्लोज़ करें अब। पता लग गया जो आप आंसर लिख रहे हैं। अब आंसर पर आते हैं ज़रा। एक आंसर यहाँ पर था, जो मैं आपको करवाने वाला था। हाँ, किसी ने ये लिखा था आंसर, क्या है नाम लड़की का? रचना। तुरंत लिखा है ये आंसर, आपकी क्लास की है, नई स्टूडेंट है। How did Himachal Pradesh came into existence and what were some of the challenges it faced in its early years? क्या किसी और ने भी लिखा है ये क्वेश्चन? क्या किसी और ने लिखा है? हाथ खड़े कर लो फिर। नहीं लिखा? क्योंकि आपके ही जो एक्सपेक्टेड दिए हुए हैं आपको, एक्सपेक्टेड मेंस के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं हिमाचल जीके के ही। आई थिंक उसी में से ही है एक। हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में कैसे आया और अर्ली फेज में किस तरीके की चुनौतियों का सामना इसे करना पड़ा? दो चीजें हैं और दोनों को आपको बैलेंस करना है। ऐसा ना हो कि आपने एक पर ज्यादा फोकस कर दिया और दूसरे की आपने कहानी लिखी ही नहीं, या चैलेंजेस आपने थोड़े बहुत लिख दिए। ठीक है, दो तरीके होंगे इस क्वेश्चन को लिखने के, एक पैराग्राफ फॉर्मेट, दूसरा पॉइंट फॉर्मेट। तो दोनों को देखते हैं कि पॉइंट फॉर्मेट में क्या लिखेंगे आप और इस पैरा फॉर्मेट में आप क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप इसके बारे में लिखो, हाउ डिड हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, दो है इसमें कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कैसे आया। तो शुरुआत कैसे करनी है आपको कि भैया 15 अप्रैल 1948 से शुरुआत की आपने, इससे पहले भी नहीं जाना है कि ऐसे ऐसे आंदोलन चले थे, फ्रीडम मूवमेंट चली थी और उसके बाद 15 अप्रैल 1948 को एग्जिस्टेंस में आया, 25 जनवरी 1971 को आया। तो एक तो आपने ये भी लिख दिया, उसके बाद इसको थोड़ा बहुत हमने ये कर दिया कि 30 स्टेट्स बनी, या इससे पहले थोड़ा लिख दिया कि 25 अप्रैल सॉरी 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया। वो 4 जो डिस्ट्रिक्ट थी उस दौरान वो लिख दिया आपने। सी स्टेट बनी, रीऑर्गेनाइज कमीशन, उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ इसका मर्जर, लेकिन फिर भी रिटेन किया गया कि मर्जर नहीं होना चाहिए। खैर फिर यूनियन टेरिटरी बनती है। फाइनली 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज 18th स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो हमने थोड़ा सा लिख दिया, मोटा सा लिख दिया यहां पर किस तरीके से हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया 15 अप्रैल 1948 से लेकर के 25 जनवरी 1971 तक। तो ये एक पैराग्राफ हो गया आपके पास। देन द क्वेश्चन इज व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस इट फेस्ड इन इट्स अर्ली इयर्स। पहले के जब एग्जिस्टेंस में आया तो उसने किस तरीके के चैलेंजेस का सामना किया। ये लास्ट वाला जो है ये तो आपका पॉजिटिव लाइन हो गई, कंक्लूजन टाइप का ये हो गया। इन दो में क्या है, अर्ली इयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वर मार्क्ड बाय सेवरल चैलेंजेस। अब आपने वो सेवरल चैलेंजेस लिखने हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को अर्ली इयर्स में, शुरुआती दौर में इसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो चुनौतियां कौन सी थी? वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो जैसे रोड हो गया, जैसे ब्रिजेस हो गए, जैसे रेलवे हो गया। ये तो हो गया आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहीं पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, कहीं पर ब्रिजेस नहीं थे, कहीं पर रेलवे नहीं था, ड्यू टू द डिफिकल्ट टेरेन। डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, बिल्डिंग दीज बेसिक फैसिलिटीज वाज टफ। तो जो बेसिक फैसिलिटीज है, जैसे रोड है, आपके घरों तक आना चाहिए था, तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं बन पाई क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन था और उतना हमारे पास मशीनरी भी उपलब्ध नहीं थी, उतना हमारे पास पैसा भी नहीं था कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर पाए, विच मेड इट डिफिकल्ट टू कनेक्ट पीपल एंड रिसोर्सेज।
तो लोगों के साथ और रिसोर्सेज जो संसाधन थे, उन्हें जोड़ना आपस में बहुत डिफिकल्ट हो गया था। जैसे कि आज की डेट में आप देखते हैं ना, हर जगह के लिए रोड है। यहाँ के लिए रोड पहुंचा, तो यहाँ अब घर कैसे बन गए? सीमेंट के घर बन गए। लोग यहाँ पर ईंट लाने लग गए, रेत, ये सीमेंट सब कुछ आने लग गया। लेकिन उस जमाने में लकड़ी के घर हुआ करते थे, क्योंकि ये रिसोर्स, पीपल और जो रिसोर्स थे, ये दोनों डिफरेंट थे, कनेक्ट नहीं थे आपस में। अनदर चैलेंज वाज द लैक ऑफ एजुकेशन। अब उस समय की जो लिटरेसी रेट बहुत कम था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम थी, लिटरेसी रेट वाज वेरी लो एंड पीपल हैड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज व्हिच लेड टू पुअर हेल्थ कंडीशंस एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो कई लोगों की, तो कई बच्चों की जो डेथ है वो तो ऐसे ही हो जाती थी। आई थिंक मैंने आपको कल परसों कहा था, देखिए क्या कहा इसने, हेल्थ केयर जो सर्विसेज थी, पुअर हेल्थ केयर सर्विसेज। मैंने आपको कहानी बताई, जैसे आपको बताई, किसी और को बताई थी मैंने कल परसों ही क्लासेस में, कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ, तो उसके पहले ही दिन, उसी के दिन ही जो हमारी माता है वो घास काट करके ला रही हैं और शाम को हमारा जन्म हो गया। तो ऐसा नहीं था कि आज की डेट की तरह पहले आराम दे दिया, 2 महीने का बेड रेस्ट है, उसके बाद भी आराम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। बस जन्म हो गया और उसके बाद फिर से काम। तो वो चलता था पहले के टाइम पीरियड में। अब तो थोड़ा सा ऐसा ना कि वही आराम आराम से कहानी चली हुई है। Moreover, the economy of the state was also underdeveloped and agriculture was the primary occupation. क्या कह रहा है? इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं थी। आज की डेट में भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, 6 से 7% जो हमारी जीडीपी है वो टूरिज्म पर टिकी हुई है। अब अगर टूरिज्म पर इतनी ज्यादा टिकी हुई है, आज की डेट में क्या देखते हैं? हर कहीं देखो ट्रैफिक लगा हुआ है, हर कहीं आप देखें गाड़ी को लगाने के लिए जगह नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, पार्किंग की फैसिलिटीज नहीं है, और बहुत चीजों की फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है। वो क्यों है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सिर्फ इस सरकार की गलती नहीं है, ये प्रीवियस सरकारों की भी गलतियां हैं, जहां पर गवर्नमेंट ने टूरिज्म पर इतना फोकस नहीं दिया। अगर हमारे पास स्कोप है तो, अगर स्कोप है तो इस पर काम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। टूरिस्ट जो आने की कमी है वो यहाँ पर नहीं है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से यहाँ पर टूरिस्ट आना अब थोड़ा सा कम कर रहे हैं, या वो कहीं और जगह भी शिफ्ट हो जा रहे हैं। खैर, मोरओवर द इकोनॉमी कैसे थी? अंडर डेवलप्ड और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो लोगों की थी वो एग्रीकल्चर ही थी। द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड अदर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर द फार्मर to grow crops and increase the productivity. Furthermore, the state had to deal with issues related to law and order. The hilly terrain made it difficult for the authorities to maintain law and order, and there were instances of crime and violences. तो इसी तरीके से डिफिकल्ट टेरेन था, जहां पर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, जहां पर रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी नहीं। तो मेन चीज वही है, जब तक ये पहुंचे नहीं तो वहां पर वायलेंस और क्राइम की एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर इससे पहले जब हमारा चला हुआ था ड्रग्स ड्रग्स वाला इशू चला हुआ था, तो इससे पहले आप देखते हैं 10 साल 15 साल पहले आप देखिएगा कि भांग जो थी, भांग की खेती की जाती थी हिली टेरेन में, पहाड़ों के पीछे कर दी। तो कौन देख रहा है उसे? कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वहां पर रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है और जो ऑफिसर्स हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। कुछ एक ऑफिसर अगर पहुंचे तो उनको खिला के बुलाकर भैया कहानी खत्म हो गई। तो वो चीजें बढ़ जाती थी। डिस्पाइट दी चैलेंजेस डिस्पाइट दी चैलेंजेस द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्क हार्ड टू ओवरकम देम। Over the years, the state made significant progress in the terms of infrastructure, education, healthcare, and economy. देखो, हमने क्या किया? हमने पहले इस चीज को डिफाइन यहां पर किया। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले तो हमने लिखा हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में कैसे आया। उसके बाद आपने क्या लिखा कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिक फैसिलिटीज हैं या इकोनॉमी है वो किस तरीके से अंडर डेवलप थी, उसमें ज्यादा डेवलप नहीं था। और लास्ट में आपने क्या दिया? कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने ये दिया कि डिस्पाइट दी चैलेंजेस which Himachal Pradesh faced in terms of infrastructure, healthcare facilities, जैसे भी है, डिस्पाइट दी चैलेंजेस, हमने क्या किया? इन हिमाचल प्रदेश ने बहुत ज्यादा काम किया इस चीज पर, और आज की डेट में हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश has made significant progress in terms of infrastructure, education, healthcare and economy. यही तो हमने ऊपर डिफाइन किया था। बस हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो आप यहां पर डिफाइन कर रहे हैं उसी को यहां पर एक पॉजिटिव वे में डाल देना है। यही है आपका कंक्लूजन, कि आप इसको कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। भैया ठीक है, ये चैलेंजेस थे हमारे सामने, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हुई है।
ऐसे ही अगर आप विमेन एम्पावरमेंट में देख रहे हैं, अगर कोई दूसरे चैलेंजेस के बारे में देख रहे हैं, तो ठीक है, हमने ये फैसिलिटीज या हमने ये चैलेंजेस फेस किए थे अर्ली टाइम पीरियड में, या ये सारी चीजें थी, लेकिन आज की डेट में हम देखें तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, और इसमें और ज्यादा प्रोग्रेस आने की संभावनाएं हैं। ये भी आप लिख सकते हैं इन फ्यूचर भैया इसमें और ज्यादा संभावनाएं आ सकती। ऐसा ही कंक्लूड मत कर देना कि भैया बस इतनी ही कहानी थी। हिमाचल प्रदेश में इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर राइट डायरेक्शन में और ज्यादा काम किया जाए तो, लेकिन काम तो अच्छा किया है। खैर, तो ये था आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आपको लिखना है। समझ आ गया? डन? बताओ, हाथ खड़े करो। ठीक है, तो ये था हमारा मेंस का क्वेश्चन। इस तरीके से आपको मेंस क्वेश्चन लिखने हैं, जिसने लिख दिए होंगे मेंस के क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं, कृपा करके उनको भेज दीजिएगा ताकि हम उनको चेक कर लें और आप तक आंसर कॉपी आ जाए। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, वेरियस स्कीम्स। क्या था? अच्छा, पॉइंट फॉर्मेट में कह रहा था मैं कि पॉइंट फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि उमेश है, ज्यादातर पॉइंट फॉर्मेट में लिखना पसंद करते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला है वो तो आप पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ये तो आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। नीचे आप हेडिंग दे सकते हैं फिर, challenges faced by हिमाचल प्रदेश in its early stage या in its early years, वो आप यहां पर ये दे सकते हो। उसके बाद ये तो 3-4 जो पॉइंट है वो आप पॉइंट फॉर्मेट में इस तरीके से दें। सेंटेंस थोड़ा सा पूरा लिखना है, आधा नहीं छोड़ना सेंटेंस। आधा आप कहां छोड़ेंगे? जहां पर आप अपने लिए याद करने के लिए लिखेंगे, क्योंकि आपको याद हो जाए बस, आपको पता लग जाए बस। लेकिन दूसरे वाला जो है वो पूरा सेंटेंस खोजेगा कि भैया हाँ लिखा है आपने। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सारे क्वेश्चन में वैसा ही कर दिया और दूसरा सोचेगा कि आपको तो आंसर लिखना आता ही नहीं है, पूरा सेंटेंस लिखना नहीं आता है, तो ये मैसेज भी जा सकता है आगे तक। तो इसलिए सेंटेंस को थोड़ा सा पूरा लिख दें। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक फैसिलिटीज वॉज डिफिकल्ट, और उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन वॉज अनदर चैलेंज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी, अंडर डेवलप था और एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज थी, हिली टेरेन था, तो अथॉरिटीज मेंटेन it was difficult for authorities to maintain law and order in the hill state of Himachal Pradesh. उसके बाद despite these challenges, Himachal Pradesh worked hard to overcome them, hard to work. तो ये देखें हमने अल्टरनेटिव जो आंसर है इसका पॉइंट फॉरवर्ड में ये ऐसा हो सकता है। ऊपर आप वही लिख सकते हैं एक पैराग्राफ, नीचे आपने चैलेंजेस लिख दिए। ऐसा नहीं है पूरे के पूरे चैलेंजेस लिख देना है, ये थोड़े से ज्यादा है, इसके लिए पॉइंट फॉर्मेट में तो कम कर सकते हो। आज के टॉपिक पर आते हैं, वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द स्टेट। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। यहां से आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है। इसके बाद हिंदी वाला जो पीडीएफ है मैंने आपको शेयर कर दिया था, आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी लास्ट वाली क्लास की, है ना। कल से GS1 यूनिट 1 सब यूनिट 3 के कब तक सबमिट करवाने हैं? GS1 के यूनिट 1 के सब यूनिट 3 वो तो बहुत ज्यादा हो गए, फिर वो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। उतने क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कैसे दे पाओगे? जितने लिखे हैं अभी तक एटलीस्ट वो भेज दो, क्योंकि हमारे पास लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि सबके आंसर कॉपी चेक कर ले, इतना टाइम थोड़ा हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लासेस बढ़ानी है, और साथ ही साथ में आपसे ये भी डिस्कस करना था कि इसके साथ में कौन सी क्लासेस शुरू करनी है। टाइम तो मैंने दे दिया था आपको, दूसरा टाइम देते हैं फिर। 30 दिसंबर का टाइम है आपके पास, 30th of दिसंबर काफी है। 30 दिसंबर तक क्वेश्चंस लिखते रहो और वो हमें 30 तक भेज दो पहले, ठीक है। जितने आपने लिखे हुए हैं अभी तक वो भेज दो। अगर तो किसी ने वो सीक्वेंस वाइज किए हुए हैं वो लिखते जाओ, लेकिन हमें भेजते रहना साथ साथ में। ऐसा ना हो कि लास्ट में आप पूरे ही भेज दो, भैया 200-300 पेजेस के हमारे आंसर हैं, इनको भेज देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत रहम दिखा देना, क्योंकि उतने आंसर हमारे लिए चेक करना भी मुश्किल है। 200-200 अगर हमें पेजेस पढ़ने पड़े हर एक स्टूडेंट के, तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें भी, क्लासेस कब लेंगे फिर।
चलो वो दूसरा मुद्दा है। 30 दिसंबर आपके लिए टाइम है, 30 दिसंबर तक आप हमें भेज दो आंसर्स। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक सब्जेक्ट इसके साथ और चलेगा, वो आपका हिस्ट्री हो सकता है, वो आपका ज्योग्राफी हो सकता है, वो आपका पॉलिटी हो सकता है। अब आप लोग बता दो कि पढ़ना क्या चाहते हो। इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमी नहीं करेंगे शुरू अभी, इकोनॉमी को सेपरेटली करेंगे, इसके साथ में नहीं करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बट कहां पर भेजे सर, क्या भेजे हैं आंसर? आप लोगों को लिख करके भेजने हैं हमें व्हाट्सएप पर, जो आपको दिए गए हैं आंसर लिखने को, जो आपको आंसर दिए गए हैं, जो चेक कीजिए, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, चाहे आप एक्सपेक्टेड जो मेंस के क्वेश्चन दिए हैं आपको, चाहे वो सॉल्व करो, लेकिन कुछ ना कुछ लिखो। एक हिस्ट्री, अच्छा पहले क्या है, हाँ हिस्ट्री वाले हाथ खड़े करो, जिसकी जितनी रीच हुई क्या, जिसकी जितने, ठीक है। और ज्योग्राफी वाले, तो हिस्ट्री जीत गई, ठीक है, बहुत ही कम वोट से। तो फिर हिस्ट्री शुरू करते हैं, ज्योग्राफी उसके बाद, क्योंकि ज्योग्राफी भी हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे पहले, क्योंकि अलाइड में इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। चलो इस चर्चा को बाद में भी करेंगे, ग्रुप में भी बात हो जाएगी। इसकी शुरुआत करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। द लिस्ट ऑफ SC एंड ST एप्लीकेबल इन द स्टेट आर गिवन बिलो। यहां पर है आपके पास, तो कितने हैं टोटल? ये 57, तो आपको यहां पर दिखता है 4 यहां तक दिख रहा है 57। तो जो 2001 का था, जो ज्यादातर ने क्या किया है, 2001 का ही डाटा डाला हुआ है। हर जगह आप देखेंगे कहीं पर भी 2001 का ही डाटा है। तो 2001 में बताई गई है 56, लेकिन 2011 का जो डाटा है दैट इज 57। शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए तो, और शेड्यूल ट्राइब आपके पास ये हो गई, भोट, बोध, गद्दी, गुज्जर, जाड़, लांबा, खंपा, किन्नौरा, लाहुला, पंगवाल, स्वांगला, बेट, बीडा, गारा, जोबा, डोंबा। तो ये हैं आपके पास शेड्यूल ट्राइब। तो एक हमारे पास SC हो गए यहां पर, और दूसरे आपके पास ST हो गए यहां पर। सिंपल सी बात है। ST की ये है, कौन कौन सी इसमें ये आती हैं, कास्ट कौन कौन सी आती है, तो वो आप याद रख सकते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो कास्ट यहां पर शेड्यूल ट्राइब में है वही कास्ट दूसरे किसी राज्य में शेड्यूल ट्राइब ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति के द्वारा किस एक रीजन की ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अभी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है हाटी कम्युनिटी को, ST का दर्जा, और ये मुद्दा अभी भी चला हुआ है हाई कोर्ट में। आई होप कि इसका फाइनल डिसीजन आ गया होगा या नहीं आया है, थोड़ा सा लैग करें, क्योंकि 3-4 दिन पहले तो चला हुआ था ये मुद्दा हाई कोर्ट में। तो अभी के लिए रिजल्ट इसका, जजमेंट इसकी आ चुकी होगी, मालूम नहीं है। टोटल पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश कुछ इस तरीके से है, जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, प्रीलिम के लिए भी। ज्यादातर ये वाला डाटा किसके लिए जरूरी है? प्रीलिम्स के लिए। मेंस में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं पूछा जाएगा, वहां पर आपको मेंस के लिए आपको ये रखना है याद, ये वाला डाटा मेंस के लिए। प्रीलिम में ये वाला पूछा जा सकता है कि भैया पूछ लिया किस एक डिस्ट्रिक्ट में SC की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम में। तो बिलासपुर में कुछ पॉपुलेशन आपकी ये है, तो सबसे ज्यादा कहां पर दिख रही है आपको SC की पॉपुलेशन? तो वो है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है SC की, दैट इज 30.34%। उसके बाद मंडी में है, मंडी में है 29.38। यहां पर है कुल्लू में 28.01। उसके बाद अच्छा यहां पर भी है सोलन में 28.35, जैसे आप बिलासपुर में देख रहे हैं, हमीरपुर में है, इस तरीके से। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन? तो वो है सिरमौर में। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, ये भी ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाएगा तो यहां पर है। लेकिन अगर टोटल SC पॉपुलेशन देखा जाए
तो वो कहां पर है? शिमला में है आपका 2 लाख, इधर मंडी में है 3, कांगड़ा में है 3,19,000, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, है ना, इतनी है। तो सबसे ज्यादा कहां पर हो गई? कांगड़ा में। परसेंटेज वाइज कम है यहां पर, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है ना कांगड़ा की, तो वो परसेंटेज वाइज वैसा निकलता है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, टोटल एससीज पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, बट अगर हम परसेंटेज वाइज एससी की पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज्यादा है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। बेशक यहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या 1,60,745, तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, परसेंटेज वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। वैसे ही आपका एसटी पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एसटी पॉपुलेशन है वो आपकी किन्नौर में है, सॉरी लाहौल स्पीति में 81.44%, 81.44%। लेकिन सबसे ज्यादा जो एसटी है वो यहां पर नहीं है, वो है आपके चंबा में, टोटल एसटी पॉपुलेशन। तो चंबा में हाईएस्ट पॉपुलेशन है एसटी की 1,35,500। परसेंटेज वाइज लाहौल स्पीति में है, लेकिन पॉपुलेशन देखा जाए तो 25,707 है। अब ये देखना पड़ेगा जी कि हाटी कम्युनिटी है उसमें कितनी पॉपुलेशन आती है। अभी तो सिर्फ पंचायतों का आकलन है ना, वे इतनी पंचायतें इसके अधीन आएंगी, लेकिन पूर्ण तरीके से जो आकलन है वो कितना होगा, कितने लोगों को हाटी का दर्जा दिया जाएगा, क्या गिरिपार के सभी लोगों को, क्योंकि अभी तक तो गिरिपार के सभी लोगों को हाटी का दर्जा दिया गया है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वो अभी थोड़ा सा देखते हैं जब आपकी हाईकोर्ट की जजमेंट आती है, क्या वो कहते हैं इस पर, क्या कुछ और चीजें हो सकती हैं। मुद्दा सभी को पता है कि हाटी वाला मुद्दा क्या है, क्यों हाई कोर्ट में चला हुआ है, वो बताओ, किसी को पता है? नहीं? मंजू आप सिरमौर से ही हैं। वेरी गुड। अगर इंटरव्यू में गए ऐसे तो बाहर वे निकालेंगे, फिर वापस नहीं आ पाओगे, ठीक है? अच्छा, सोलन से है, मुझे लगा वहां से है। सिरमौर से है कोई? आपके पास बिलासपुर बोला, ये आपको भटकाने के लिए बोला होगा, है ना? इनका क्या मतलब है, आप सभी को इंक्लूड कर रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, कोई बात नहीं, मैं बस मुद्दा क्या था, हाँ, एसटी का स्टेटस क्यों ना मिले यहाँ को, हाटी कम्युनिटी को, जो मैं आपको यहां पर कह रहा हूं, देखो यहां पर परसेंटेज वाइज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एससी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एससी की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है 30.34। अब दिक्कत यह है, जो एसटी का दर्जा मिला वो हाटी पार को मिला, जो हाटी कम्युनिटी को मिला। फॉर एग्जाम्पल ये सिरमौर है तो इस वाले को क्या मिल गया है, हाटी कम्युनिटी का दर्जा। अब इस वाले एरिया में एससी भी है और इस एरिया में एसटी भी है। अब क्योंकि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा एससी की पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज 30% के आसपास, तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया यहां पर एट्रोसिटीज के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा हुए हैं, लगभग 112 केसेस हैं जो कि हाई कोर्ट में चला हुआ है। अभी एट्रोसिटीज के मामले 30% मामले हैं, वो कहां पर है, सबसे ज्यादा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और एसटी की पॉपुलेशन ये है जिनको हाटी का स्टेटस मिला है अभी। अब क्या होगा इसके बाद, मान लो यहां पर कुछ इनके बीच में अनबन हो जाती है, जो कि एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अधीन आता है, तो वो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्ट क्या कहता है, एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, तो वो एसटी पर नहीं लगता है, वो एसटी पर नहीं लगेगा जब इनको एसटी पर डाला जाएगा, लेकिन इधर जो केसेस है वो ज्यादा है, तो सीधा सीधा एससी को यहां पर नुकसान हो रहा है। अब ये भी नहीं है कि जो 112 केसेस होंगे या 100 केसेस होंगे ये सारे के सारे सच ही हो सकते हैं, हो सकता है इसमें झूठ भी हो सकते हैं। कुछ एक केसेस जहां पर देखने को मिला है कि एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग भी किया गया है। कई लोग इसमें फंसे हुए हैं कि भैया ऐसे लगा दिया बस,
दिक्कत यह है कि इसमें एफआईआर होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं हो पाती है। तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है यहां, जो यहाँ के राजपूत कम्युनिटी है, यहाँ की ब्राह्मण कम्युनिटी है, भैया ये तो सीधा सीधा आहत हो गया। तो प्रॉब्लम ये है, ये चाहते हैं कि एसटी का स्टेटस ना मिले। क्यों? अगर इनको एसटी का स्टेटस मिल गया तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नहीं लगेगा। एसटी वाले चाहते हैं कि भैया हमें हाटी, ये जो राजपूत कम्युनिटी है या ब्राह्मण कम्युनिटी है वहां की, वो चाहते हैं कि हमें हाटी का दर्जा मिले, क्योंकि हम हाटी हैं, पहले से हार्ट करते आ रहे हैं। तो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट चला हुआ है, जो अभी हाई कोर्ट में चला हुआ है। अब देखते हैं क्या इसके ये आता है। अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि ये ठीक है गलत है, वो चर्चा का विषय है, यहां पर नहीं जाएंगे। खैर, यहां पर हम बात कर रहे थे कि कहां की पॉपुलेशन कितनी है। Himachal holds second rank among all states and union territories in terms of the proportion of SC's population to the total population. तो second rank है हिमाचल प्रदेश का after पंजाब. According to 2011 census, Himachal Pradesh has a total population of 68,56,509, 68,64,602 नहीं है, 68,64,602 according to the census of 2011, है ना? हाँ, गलत है यहाँ पर, 68,64,602 है, यहां पर ही आना था, करेक्ट कर लेना इसको। और इधर देखो, ये है आपका एससी की पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश 25.19%। एसटी की पॉपुलेशन है 3,92,126, लेकिन अब ये इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा इसमें जब हाटी इस कम्युनिटीज में आ जाएगी। वैसे यहां पर परसेंटेज जो है, ये तो बहुत ज्यादा परसेंटेज बता दिया, 571%। किसका परसेंटेज है ये? टोटल मिला दिया इन्होंने, टोटल भी नहीं हो पाएगा ना इतना, दैट इज 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, है ना, इतना होना चाहिए। यह है आपका शेड्यूल कास्ट एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन, एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो ये कहां पर कितनी पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। यहां पर देख रहे हो 30 से 32%, यानी कि यहां पर लगभग 30 से 32% के बीच में जो आ रहा है, 30 से 32%, और इधर 25 से 30%, 25 से 30%, और आप देख रहे हैं अभी 25 पॉइंट समथिंग परसेंट इन हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन ऑफ एससीज। The scheduled caste and scheduled tribe are officially designated as group of historically disadvantaged people in India. क्योंकि क्या माना जाता है इनको? disadvantaged people in India माना जाता है कि ये पहले के जमाने में इनको राइट्स नहीं मिले थे, तो इसीलिए इनको अब डिसएडवांटेज ग्रुप माना जाता है। For much of the period of British rule in Indian subcontinent, they were known as depressed classes, जो आप देखते भी हैं, भीमराव अंबेडकर एसोसिएट करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस से। द पीपल इन शेड्यूल्ड कास्ट आर एसेंशियली द लोएस्ट पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी, शूद्रास। The serial growth of the SC population has been 14.6%, which is 2.9% lower than the growth of the total population, 17.5% in 1991 to 2001। डिसिनियल ग्रोथ क्या होता है? यानी कि जो 10 साल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे आप डिसिनियल ग्रोथ कहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट आर प्रीडोमिनेंटली रूरल, जो कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। 93.4% ऑफ देम रिजाइड इन विलेजेस। लेकिन ये कहानी आज की डेट में सच नहीं होती है। आज अगर देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट बहुत पीछे है, आगे निकल चुके हैं, तो सिर्फ विलेजेस में नहीं है, तो ये कहानी यहां पर भी बिल्कुल ट्रू नहीं होती है। लिटरेसी एंड एजुकेशनल लेवल, लेकिन एग्जाम में तो यही नहीं लिख देना है, पॉजिटिव वे में लिख सकते हो, क्रिटिकली नहीं लिखना है। पॉजिटिव वे और क्रिटिकली में बहुत अंतर है। पॉजिटिव वे में लिख सकते हो कि हाँ, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है उससे ये आगे निकल रहे हैं। आपने कहीं ऐसा ही लिख दिया कि भाई ये बहुत आगे, ये ग्रामीण क्षेत्र में अब नहीं रहते हैं, तो इन्हें अब बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है, तो वो क्रिटिकली हो जाएगा फिर कि भैया आपने तो बात ही खत्म कर दी, उससे आगे तो बात ही नहीं हो पाएगी फिर। तो बात के लिए थोड़ा रास्ता रखना आगे कि हाँ आगे निकल रहे हैं, चैलेंजेस ये हैं या कुछ ऐसा। लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल देखा जाए तो द ओवरऑल लिटरेसी रेट अमंग द एससीज ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 53.2% at 1991 census to 70.3% at 2001 census। और ये 2001 का ही सेंसस मिला हमें, 2000 ये नहीं।
नेशनल लेवल अगर एससीज का ये देखा जाए, लिटरेसी रेट 54.7%, while male literacy has increased from, तो मेल फीमेल की बात की है। स्टेट्स एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन हिमाचल प्रदेश ने किस तरीके से कुछ एफर्ट्स उठाए हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, तो वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ भी एससी और एसटी से रिलेटेड कहानियां होती हैं, कहीं पर उनका शोषण होता है, तो वो कहां पर जा सकते हैं अपनी दिक्कतें या प्रॉब्लम्स लेकर, कहां पर जा सकते हैं? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ डायरेक्टरेट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एससीज ओबीसी माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड इन हिमाचल प्रदेश। एट डायरेक्टरेट लेवल कैसा है? डायरेक्टरेट लेवल पर आप देखेंगे, डायरेक्टरेट जहां पर आपके ज्वाइंट डायरेक्टरेट होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर दो, ये आपका ज्वाइंट डायरेक्टरेट सुपरिटेंडेंट है, एसी है, जो भी है डायरेक्टरेट लेवल पर ये है, डायरेक्टर होगा और उसके नीचे ये सभी होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा? ये सबसे पहला है, क्योंकि जब भी कोई चीजें फेस करेगा या कोई एससी एसटी या विमेन या कुछ भी, या फिर आपके एबल्ड पर्सन, तो वो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में किसके साथ आएंगे? तहसील लेवल पर भी आएंगे। तो तहसील लेवल पर जो आपका ये एग्जाम होता है, TWO का, तहसील वेलफेयर का आपने दिया होगा एग्जाम, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये एम्पावरमेंट ऑफ एससीज ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज। वो आपके पास फरियाद लेकर के आ सकता है कि हमें ये दिक्कत हो रही है, आप फिर इनिशिएटिव लेंगे। तो तहसील वेलफेयर ऑफिसर का काम ये होगा। तो तहसील लेवल पर तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर होगा, जो डीसी होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का डीसी होगा। तो सबसे नीचे जो है, जहां पर सबसे पहले कंप्लेंट की जाएगी, तो वो होगा आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल, आपका एट्रोसिटीज एक्ट है, तो अगर एट्रोसिटीज एक्ट है, आपको लगवाना है वो, तो आप एफआईआर भी कर सकते हैं, इसके पास भी जा सकते हैं, तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पास। कोई गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो वहां पर आप जा सकते हैं, तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पास। तो एक एक स्कीम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जरा। ये गवर्नमेंट स्कीम जो है वो आपको लिखनी है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन आ गया कि what are the various schemes framed by government of Himachal Pradesh for the upliftment of SC and STs in the state of Himachal Pradesh? ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, तो क्या लिखेंगे आप? यही लिखेंगे आप, वेरियस स्कीम्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC and ST इन हिमाचल प्रदेश। उसमें सबसे पहले आपका स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। आश्रय किससे रिलेटेड है? मकान का निर्माण, मुरम्मत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। जैसे नए निर्माण, जो नया मकान का निर्माण होगा, उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए मिलता है। और इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? या तो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है। तो हमारे दोनों हो गए ना, दोनों की बात कर रहे थे हम। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपए से अधिक ना हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो, और तथा जिसके पास अपना मकान ना हो। ओबीसी हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है। जिसके पास मकान नहीं है और उसकी 35,000 रुपए से कम उसकी आय है, उसके लिए 1.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलते हैं। तो पात्र व्यक्ति की आवेदन कैसे करेगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, ये हमारे मुद्दा नहीं है डिस्कशन का, और ना ही आप इसे अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। कल दिन आपको कहीं पर बताना हो कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे होगी। बाकी अभी के लिए तो है नहीं। संबंधित जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, संपर्क अधिकारी, आपको घर बनाना है, कहां पर जाओगे? यहां पर जाओगे ना डायरेक्टली, तहसील वेलफेयर ऑफिसर। तो जब भी आप पूछा जाएगा कि तहसील, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम निकला होता, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका काम क्या होगा। तहसील वेलफेयर ऑफिसर का काम ये होगा कि वो माइनॉरिटीज के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। गवर्नमेंट स्कीम जो है उनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, बेनिफिट कैसे मिल सकता है उन तक, वो समझाना, वो कार्य किसका होगा? तहसील वेलफेयर ऑफिसर का काम होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ट्रेनिंग एंड proficiency in computer application and allied activities to the candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes and minorities, single woman or widow and person with disability। उनके लिए क्या है? आपने देखा होगा कि आप में से आपके दोस्त होंगे, लड़कियां या कुछ और होंगे, जानने वाले होंगे आपके, तो कंप्यूटर का कोर्स कर रही होंगी, तो उनको 1,000 रुपए मिलता है। सुना है ऐसा कुछ कि कंप्यूटर का कोर्स कर लो, 1,000 रुपए आपको मिल जाएंगे? कुछ तो सुना होगा ऐसा, नहीं सुना?
तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष रूप से सक्षम, विधवा, एकल नारी से संबंधित अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से 1 वर्ष की अवधि के कंप्यूटर उपयोग व समवर्गीय क्रियाकलापों में प्रशिक्षण दिलाना, ताकि वे निजी क्षेत्र में नौकरी हेतु सक्षम बन सके। हाँ, वो उसके बाद होती है। उसके बाद होती है वो, उसके बाद उनको प्रशिक्षण के टाइम पीरियड में, प्रशिक्षण उपरांत 6 महीने की दक्षता अवधि के दौरान उनको 1500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति ये भी मिलती है उनको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, देखो लूप होल जो है वो हर एक चीज में ढूंढे जाते हैं, वैसे ही लूप होल इसमें भी है। मैंने बहुतों को ऐसे ही देखा है कि कंप्यूटर सेंटर चला रखा है और कंप्यूटर सेंटर में पता है उनको वही गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, 1000 रुपए मिलेगा, तो वो डायरेक्टली पैसा जाएगा कंप्यूटर सेंटर को, लेकिन आगे वो कुछ सिखाएंगे नहीं। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, सुनने में भी आया है मुझे, ये कंप्यूटर सेंटर वाले हैं, 1000 रुपए के आएगा इनके अकाउंट में आ जाएंगे, 1000 रुपए भैया, 1000 जो लड़कियां हैं उनको इकट्ठा कर लो, कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दो उनको बेसिक सा। अब 1000 रुपए में आप कंप्यूटर सिखा सकते हो, सो लड़की को सक्षम बना सकते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं उनको कंप्यूटर अभी चलाना ही नहीं आता है, कंप्यूटर यूज कैसे किया जाए, ऑन कैसे किया जाए, बेसिक या फिर आपका एमएस वर्ड कैसे चलाया जाए, ऑफिस कैसे चलाया जाए, एमएस ऑफिस, है ना। हर चीज में है, इसमें नहीं है सिर्फ, हर चीज में है। तो जो भी ऐसे हैं आपके आसपास या कहीं आप कंप्यूटर ये कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उससे अच्छा क्या है, जरूरी नहीं है आप उस वो 1000 रुपए वहां पर दे रहे हो। ठीक है, पहला चीज तो ये है कि आप अवेयरनेस से, अगर अवेयर हैं आप, तो अपने अधिकारों के लिए आप बोल सकते हैं उसको कि भैया हमने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए में हमें सही तरीके से सिखाओ कंप्यूटर कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक हो लेकिन सही तरीके से सिखाया जाना चाहिए। दूसरा ये है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जरूरी नहीं है वहीं पर सीखना है, कहीं और जगह से सीख लो, लेकिन सीखो। अगर इच्छा है, तमन्ना है उस चीज को सीखने की, कंप्यूटर को चलाने की, तो लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरत है, जैसे कि ये भी है आपके सामने। अनुसूचित जनजाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये इसके लिए पात्र हैं जिनकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा बीपीएल परिवार से संबंधित हो, कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हो। बीपीएल के उम्मीदवार ना मिलने की स्थिति में वे उम्मीदवार जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो वो पात्र होंगे। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बीपीएल के जो स्टूडेंट है वो नहीं मिल पाते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर कोर्स के लिए, तो क्या होगा, जिनकी ये क्या कहते हैं, जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम होगी, तो ज्यादातर ने क्या होता है 2 लाख से कम ही बनाई होती है अपनी लिमिट जो होती है, तो ये हमारी जो आय है वो 2 लाख से कम ही है। और अपने क्षेत्र में कहीं पर भी देखिएगा आप, सारे कंप्यूटर सेंटर चला करके रखे हुए हैं, पता है गवर्नमेंट से पैसा आने वाला है, आगे कुछ हमें सिखाना नहीं है, एक दिन में आपका 1 घंटे का लेक्चर दे दिया, कहानी खत्म हो गई। और सिर्फ बताया कंप्यूटर तब तक नहीं आएगा जब तक आप सिस्टम पर नहीं बैठे, और सिस्टम तब तक जब आपने चलाया नहीं, कुछ भी नहीं किया उस पर, करते रहो कुछ ना कुछ करते रहो उस पर कंप्यूटर, जो कि आज की डेट में सीखना बहुत जरूरी है। तो 1500 आपको रुपए मिलता है इसमें, ये आपको 6 महीने बाद मिलता है, जो आपका 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, जो कह रहे हैं कि भाई एसडीएम के अंडर ये भी होती है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग नहीं, क्या कहते हैं उसे, जब कोई सीखता है उस टाइम पीरियड में। तो ये भी आप तहसील कल्याण अधिकारी उसके पास जा सकते हैं। अवार्ड फॉर इंटरकास्ट मैरिज, अब इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर छुआछूत कुप्रथा को समाप्त करना है। अब अवार्ड तो मिल जाता है, जैसे कि इसमें जो अवार्ड मिलता है वो आपका 50,000 रुपए है, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलते हैं, जो कि एक अच्छा ये है, एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, जहां पर ये कम हो सकती है, अनटचेबिलिटी कम हो सकती है। लेकिन कितनी, आप लोग में से कितने लोग हैं ऐसे जो इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, हाथ खड़े करो, बताओ जरा कितने हैं ऐसे। दो, सिर्फ दो हैं जो इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। अब सोचो, मेन प्रॉब्लम यहां पर है, हमारे
नहीं, नहीं, वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है कि आपको शादी नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ऑप्शन दिया जाए आपको कि आपको या तो इंटरकास्ट मैरिज करनी है या आप अपनी कास्ट में भी कर सकते हैं। कंडीशन दोनों के लिए सेम है, लड़के दोनों जो हैं वो बराबर ही हैं। क्वालिफिकेशन उनकी इक्वल है। शादी किससे करोगे? थर्ड ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन हैं। नहीं है। वो सिर्फ आपको पूछने के लिए। ये तो तीसरा ऑप्शन तो आप ऐसे कह रहे हैं ना कि हाँ, कर सकते हैं। तो वो तो शादी नहीं करेंगे, वो नहीं ऑप्शन आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे, तो इंटरव्यू में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम तो शादी ही नहीं करेंगे। वो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है कि आपको इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। तो अगर आपकी मान लो इच्छा है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे भैया। ये भी ऑप्शन आपके लिए बेटर है जब आपके इक्वल ही है दोनों। आई थिंक कहीं पर मैंने देखा भी था ये इस बार, है ना? चलो उसको छोड़ो। कहने का मतलब ये है सिर्फ कि जहां पर लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज करो, आपको 50,000 रुपए भी मिल जाएंगे, तब भी सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है। हमें इसके पीछे का मुद्दा जानने की जरूरत है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बेशक बेशक जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एट्रोसिटीज एक्ट, इसको खत्म कर दिया, रिजर्वेशन को इसको भी खत्म कर दिया। मान लो, अभी के लिए मान लेते हैं कि दोनों खत्म हो गए, क्या उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज होगी? क्या होगी उसके बाद? पॉसिबिलिटी है। अगर ये दोनों खत्म हो गई तो ऐसा तो ये दोनों भी नेगेटिव ही हैं, और कुछ है कि इसके पॉजिटिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अच्छा है। भैया एट्रोसिटीज एक्ट जो है बहुत अच्छा है, प्रोटेक्शन करता है, इसका मिसयूज भी होता है। रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट भी है। अब वैसे इसका है, अवार्ड क्यों दिया जा रहा है इंटरकास्ट मैरिज को? ताकि जो अनटचेबिलिटी है, लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए। लेकिन कितने ही होते हैं हिमाचल प्रदेश में? 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग कि विवाह जो है वो लोग जो मैरिज है वो इंटरकास्ट मैरिज होती है, बहुत कम। तो इसे भी देखना पड़ता है फिर। चलो ये भी आप कहां जाएंगे? तहसील कल्याण अधिकारी के पास ही। देन वी हैव कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ द एट्रोसिटीज बिलोंगिंग टू एससीज एंड एसटीज। उनको कितनी ये मिल सकता है? एट्रोसिटीज बिलोंगिंग टू, कंपनसेशन कितनी मिल जाएगी उनको? किसके तहत? अगर इस एक्ट के तहत आते हैं तो। अब इस एक्ट में आने के तहत, इस एक्ट में आने के लिए क्या चाहिए होता है? मान लीजिए आपने किसी को गाली दी, कास्ट के बेस पर आपने किसी को गाली दे दी, या किसी को आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी गाली दे दी। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रावधान है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रावधान है। तो मैं कह रहा हूं कि भैया किसी ने भी गाली दे दी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो आपने सीधे सीधे गाली दी हो, केस कर दिया, एफआईआर हो जाएगी और नॉन बेलेबल ऑफेंस गिना जाएगा, बेल नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लड़की आरोप लगाती है वे इसने मेरे साथ छेड़खानी की है, तो आपको यह प्रूव करना होता है कि मैंने छेड़खानी नहीं की थी, लड़की ने तो बोल दिया। आप केस में फंस जाओगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि लड़की मैंने छेड़खानी नहीं की थी। वैसा ही इसमें है, लेकिन नॉन बेलेबल। तो कई जगह क्या होता है कि इसका मिसयूज होता है, मिसयूज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पूर्ण तरीके से खारिज किया जाए। जब तक अनटचेबिलिटी है तब तक ये एक्ट रहेगा। जब तक अनटचेबिलिटी है तो ये एक्ट तो रहेगा ही रहेगा तब तक। क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी खत्म होगी तो इस एक्ट की भी क्या जरूरत है? फिर एक्ट किस पर लगाया जाएगा? है ना? तो वो समानता वाली बात आ गई फिर। तो अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो उन लूप होल्स को देखना पड़ेगा कि इसमें आखिरकार क्यों मिसयूज हो रहा है, ताकि उनको टैकल किया जाए और फिर इसमें इंप्रूवमेंट लाई जाए जहां पर इसका मिसयूज हो रहा है। लेकिन अभी के लिए एट प्रेजेंट, अगर जहां पर जिस घड़ी में हम जी रहे हैं, तो उसको खत्म करना ऑप्शन नहीं है। ठीक है? तो देखिए इसमें जो कंपनसेशन मिलता है वो 85,000 से लेकर के 8,25,000 रुपए तक जाता है। 85,000 रुपए से 8,25,000 रुपए तक जाता है।
घटना के तुरंत बाद प्रभावित पीड़ित व्यक्ति को किसी भी पुलिस थाना में प्रथम जो एफआईआर है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी और जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर राहत राशि दी जाती है। संपर्क अधिकारी किससे संपर्क कर सकते हैं आप? तहसील कल्याण अधिकारी से ही कर सकते हैं। देन वी हैव स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये किसके लिए है? फॉर एग्जाम्पल स्वयं रोजगार के लिए, जिसमें आपकी इनकम 35,000 रुपए से कम हो, तो आपको 50,000 रुपए तक, कैसी कोई आपको डेयरी फार्म खोलना है, कोई लघु सिंचाई है, रेडीमेड गारमेंट्स है, शू मेकिंग है, ऐसी कोई आपको कुछ एक बिजनेस ओपन करना है, तो बैंक के माध्यम से आपको 4% ऋण, 4% जो ब्याज है उसकी दर से, ब्याज दर से आपको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त परियोजना की कुल लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपए प्रति परिवार पूंजी अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरी आपकी हिम स्वावलंबन योजना, यहां से मेंस में क्वेश्चन कैसा आएगा? राइट और शॉर्ट नोट ऑन हिम स्वावलंबन योजना, तो वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन वी हैव 5 लाख से 30 लाख रुपए की परियोजना हेतु 8% ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण, दलित वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसको आपने देखना है। हस्तशिल्प विकास योजना, लघु विक्रय केंद्र या शॉप, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय निगम योजना। अब देखो, अगर हम देखें कि हिमाचल प्रदेश में स्कीम, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, नीचे आते हैं जरा, स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये माइनॉरिटीज के लिए हो गई, बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो गई, तो ये तो इसमें नहीं जाना है। खैर, सिंपल से मतलब ये है कि जब इतनी सारी स्कीम चलाई जा रही है, तब भी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? मुद्दा ये भी है, अगर एससी और एसटी के उत्थान के लिए इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम चलाई जा रही है, इतना ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो फिर इंप्लीमेंटेशन या फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? क्यों नहीं अपलिफ्टमेंट हो रहा है उस दर से जिस दर से ये गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई जा रही हैं? रीजन बताओ, बताओ जरा कुछ एक रीजन, उतने में बताओ। अब इसके लिए आपको क्या है, केंद्र प्रायोजित कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी चलाई गई हैं, जो केंद्र के द्वारा चलाई गई हैं, जैसे कि पायलट फेज है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अनुसूचित जाति के 50% या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में ये गवर्नमेंट जो ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, इसका इंप्लीमेंटेशन होता है पायलट बेसिस पर। 2010-11 में केवल ये कहां पर हुआ था? सोलन और जिला सिरमौर के कुछ एक गांव में। उसके बाद ये अन्य क्षेत्रों में भी लागू हुई, 500 कुछ क्षेत्रों में भी अभी लागू हो रही है। देन वी हैव स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर बॉयज गर्ल्स, जो इससे संबंधित रखते हैं अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से। और फ्री कोचिंग फॉर एससीज एंड ओबीसी स्टूडेंट, फ्री कोचिंग दी जाती है। टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? नरेंद्र कह रहे हैं, अच्छा यहां कह रहे हैं नॉलेज की कमी, क्योंकि स्कीम्स पूरी तरह इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही हैं। आगे एक हाँ, मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देते हैं आपको जो हम अभी कर रहे थे। जब गवर्नमेंट के द्वारा एससी और एसटी के उत्थान के लिए इतनी ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई है, फिर भी उत्थान ना हो, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी। फिर तो मेन रीजन तो आपका जो कह रहे हैं, एक्सेस हो गया या उनकी नॉलेज हो गई इस चीज के लिए कि हमें तो पता ही नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट स्कीम भी है, हमें नहीं मालूम। तो एक तो वो हो गया लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है भैया, मान लिया। दूसरा, करप्शन। करप्शन कैसे? अभी के लिए हमने देखा कि कंप्यूटर की क्लासेस के लिए जो लड़कियां हैं उन्हें 1,000 रुपए दिए जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या वो 1,000 रुपए से वो स्किल सीख रही हैं? कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इस कंप्यूटर कोर्स को सीखने के बाद उन्हें जॉब मिल गई, या फिर उन्होंने उस नॉलेज का कहीं पर यूज किया। ऐसी बहुत सारी लड़कियां आपको मिल जाएंगी जिन्होंने कंप्यूटर तो सीखा, लेकिन उस चीज का नॉलेज ही नहीं है। अब घर बैठे हुए हैं, पता नहीं है, हाँ सीखा तो था हमने, कंप्यूटर सीखा था,
1 साल सीखा था या 6 महीने सीखा था, उसके बाद क्या किया? क्या वो आपने जब सर्विसेज ली, उसके बाद क्या हुआ फिर? दूसरा, जो इंडस्ट्रियल्स के लिए, जो इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए यहां पर लोन दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो कितनी ही इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश हो रही हैं? क्या ऐसा एनवायरनमेंट है यहां पर हिमाचल प्रदेश में जहां पर इंप्लीमेंटेशन किया, सही तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट का गठन किया जाए या इंडस्ट्रियल यूनिट बने? तो लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है ही नहीं यहां उतना। कितने लोग हैं जो आपके रोज इन स्कीम्स के अधीन, इन स्कीम्स के को लेकर के आपका अ, इन सब का फायदा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो लोन था वो है प्रधानमंत्री, एक आया था ना आपका शिशु लोन, और दूसरा भी आया था एक प्रधानमंत्री योजना के तहत है ये भी। हाँ, नाम नहीं याद आता है मुझे। तो हमारा जो लोन है ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत है। तो ये समझ लो कि हमने जो लोन बनाया, लोन के ट्रैप में कैसे कैसे फंस जाते हैं, जो हम चले हुए अभी। तो मान लीजिए हम अभी पे कर रहे हैं 3,000 रुपए, 3,000 रुपए ईएमआई लोन की। तो लगभग हमें कितने महीने हो गए होंगे? 15 से 20 महीने तो हो ही गए हैं। 2 सालें लगभग होने वाली हैं जब तक जब हम यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। तो अगर हम मान लेते हैं कि भैया हमको 15 महीने हुए हैं, तो कितने पे किया हमने? 45,000। 3 महीने में हमने 45,000 पे किया। लेकिन अभी जो हमारा लोन कम हुआ है वो कितना हुआ है? वो कम हुआ है, उतना था तो अभी कम हुआ है 30,000। 30,000 भी नहीं हुआ है अभी, 30,000 से भी कम है। मतलब से ये रखो कि जो हमने टोटल लोन लिया है उसमें से लगभग, ये भी नहीं है, लगभग 25,000 रुपए, 25,000 रुपए अभी कम हुआ है, जबकि हमको 15 महीने हो गए हैं इस लोन को चुकाते चुकाते। ठीक है, तो देख लो हमने 45,000 रुपए पे कर दिए, लेकिन 25,000 रुपए अभी लोन में गए हैं। बाकी कहां गया? इंटरेस्ट में। ये बाकी का कहां गया? इंटरेस्ट में। 20,000 रुपए इंटरेस्ट में ही चले गया। ठीक है, फिर कहते हो कि फीस ले ली ज्यादा, है ना। बाकी स्टूडेंट जो है, कई स्टूडेंट अभी ऐसे हैं, भैया फीस बहुत ज्यादा है आपकी, 6,000 रुपए फीस रखी हुई है, 6-7 हजार रुपए फीस बहुत ज्यादा हो गई उनके लिए। और आपको जो कंटेंट दिया गया है, जो भी आपको मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, 6,000 में अगर मिल जाए कहीं तो मुझे बता देना, 7,000 में मिल जाए कहीं तो बता देना कि भैया ऐसा कंटेंट हमें मिल रहा था जहां पर सॉल्व मेंस के क्वेश्चन भी है या प्रीलिम्स के कंटेंट भी है, ऐसा कुछ तो वो हमें बता देगा, हम देखेंगे जरा कि कौन दे रहा है। अभी के लिए जो फीस है वो 70,000 रुपए है। एचएस की जो फीस है 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए है। इतनी फीस है जो मार्केट में आप पता करेंगे, जब कोचिंग एकेडमी में किसी से भी पता कर लो, ये फीस है। और क्लासेस भी 2-3 घंटे होती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे दिन क्लासेस चल रहेंगी आपकी, 2 से 3 घंटे क्लासेस होंगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो इसीलिए अगर स्टूडेंट क्या समझता है कि भैया हमसे जो फीस है कम ली जा रही होगी, ये कम फीस ले रहे होंगे, तो हो सकता है यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती होगी। पढ़ाई कुछ नहीं होता है, खुद ही करनी पड़ती है आपको। कोई कोचिंग एकेडमी कुछ नहीं है खिला पिला करके आपको दे दिया कुछ, कुछ नहीं होता ऐसा। पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ती है। हाँ हाँ, होता है होता है। सबसे ज्यादा फीस दी है, हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। वो इसीलिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है ना। अगर ईएमआई कम हो तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, फिर ज्यादा इन द सेंस कि वो परसेंटेज के बेस पे लगता है, फिर ज्यादा होता है। वो तो ऐसा है कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट आ गया तो आप एक बार पे कर सकते हो उसको, तो फिर आपका ये ईएमआई कम आती है। तो दिक्कत यही होती है कि जब आप लोन लेते हो, अब आपको कुछ एक सेटअप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज से भी तो गवर्नमेंट को ही फायदा हो रहा है ना, टैक्स तो हम भी पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हम भी टैक्स पे कर रहे हैं। जब भी जीएसटी कटता है या कुछ एक जो है वो कटता है,
अब दूसरी कोई यूनिट हो, एजुकेशन में तो उतना नहीं है, दूसरी कोई यूनिट हो, उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी वो अलग पे कर रहा है, बैंक की ईएमआई वो अलग पे कर रहा है, इंटरेस्ट वो अलग पे कर रहा है, तो भैया इंडस्ट्रीज कहां से सेटअप होंगी? कोई दूसरा आकर के कह रहा है कि भैया आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमारी जेब में इतने हजार रुपए डालने पड़ेंगे, इतने लाख रुपए आपको डालने पड़ेंगे, तब आपको ये टेंडर मिल जाएगा, मजे कर लो। फिर वो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट कैसा, जहां पर वो इंडस्ट्रियलिस्ट सोचे कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, 10 बार सोचना पड़ेगा, तो वो इन्वायरमेंट ही नहीं है फिर वैसा। खैर, we have scheduled caste sub-plan. What is scheduled caste sub-plan? Which was formulated in 1979 and 80 and now renamed as scheduled caste sub-plan, designed to help people from the scheduled caste and community in India. The aim of SCSP is to channel the flow of benefits and outlay from the general sector in the state plan and from Ministry of किससे, Ministry of Social Justice and Empowerment to the development of SC community। भैया जो हमारा ये है जनरल सेक्टर का आउटले है, हमें किस तरीके से इसका इसका वितरण कर सकते हैं थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। द SP seeks to improve the living conditions of the SC community through various programs such as drinking water supply, link road हो गए, हाउस साइट्स हो गई, एजुकेशनल या वेटनरी इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो यहां तक किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। फ्रॉम 2008-9 द प्लानिंग डिपार्टमेंट एलोकेटेड 24.72 outlay of the main state to the SCSP, which is accordance with the scheduled caste population in हिमाचल प्रदेश। तो ये है आपका, इसके बाद आपका HP-ST-ST डेवलपमेंट, HP-SC&ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका गठन होता है आपका 14 नवंबर 1979 गठन किया जाता है। ये बनाया जाता है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, बनाया जाता है हर हेडक्वार्टर में। जैसे किन्नौर तहसील में आपका डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजर है ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो कहां पर है, रिकांगपियो में। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए ये। देन सम प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट्स अवेलेबल टू द एससीज एंड एसटीज। तो उसमें आपका प्रोटेक्टिव जो है क्यों बनाए गए हैं, क्यों बनाए जाते हैं, टू इंश्योर द इक्वालिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस दैट परपेचुएट इन इनइक्वालिटीज। तो वो क्या क्या है, जैसे कि आपका हमारा संविधान है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस एक्ट 1955, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एम्पावरमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1999। These laws were designed to provide punitive measures for transgression and to protect the rights of the marginalized community। तो ये है हमारा विभाग द्वारा कुछ कार्यान्वित केंद्रीय और राज्य अधिनियम, जो हमने अभी ऊपर देखे। यहाँ पर कुछ एक अधिनियम है जो आपको लिखने हैं, मेंस में आप लास्ट में लिख सकते हैं ये सब चीजें। अब विभाग से संबंधित कल्याण संस्थान कुछ सूची ऐसे है, कई बार पूछा जाता है, जैसे वृद्धाश्रम बसंतपुर में है, वृद्धाश्रम दाड़ी कांगड़ा में है, कांगड़ा में कहाँ पर है ऐसा पूछा जाता है कई बार, कि मंडी में वृद्धाश्रम कहाँ पर है, हो सकता है जरूरत पड़े आगे आने वाली जनरेशन में है। तो ये सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो गई यहाँ पर हमारा टॉपिक। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्राइबल सब प्लान, ऐसा ही है ना, सब डेवलपमेंट, वो भी इसके बाद है टॉपिक। समझ आ गई कहानी? हाँ, बसंतपुर नजदीक है, ठीक है ठीक है। अपने अपने नजदीक देख लो कि कौन कौन सा है जो सबको नजदीक पड़ता होगा, हो सकता है कल दिन वहीं पर मिले। हाँ बताओ बताओ बताओ। जीएसटी इतना जा रहा है तो भी हम लोन के नीचे दब रहे हैं, ऐसा क्यों? आप सिर्फ पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं या फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की। देखिए टैक्स जो है, टैक्स की चोरी हर जगह होती है, ऐसा नहीं है। अब जीएसटी से ऐसा नहीं है कि टैक्स की चोरी नहीं हो रही है, जीएसटी में भी लूप होल है। तो सिर्फ टैक्सेस से हमारे पास इतना ये नहीं आ रहा है, कितने लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं और कितनी इनकम वो आगे शो करते हैं, तो वो टैक्स तो पूरा जाता ही नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होगी। और दूसरा आपका करप्शन जो मेन मुद्दा है, ब्लैक मनी जो है,
वो मुद्दा है। अब ट्रैप में तो फंसेगी फंसे ना गवर्नमेंट। अब मान लो 100 करोड़ रुपए आया, ये 100 करोड़ रुपए में से कहीं गवर्नमेंट, जीएसटी मान लिया हमने, जीएसटी फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए आया टोटल। अब इस 100 करोड़ रुपए में से हमने मान लो 50 करोड़ रुपए की सड़कें बनानी थी, सड़कें बनानी थी हमने। अब क्या हुआ कि 50 करोड़ रुपए से सड़कें जब बनानी थी टोटल मिला करके, 50 करोड़ रुपए सड़कों के लिए रखा गया था, लगा कितना? 5 करोड़ भी नहीं लगा। एट द एंड में 5 करोड़ भी नहीं पहुंचा। वो बाकी के बाकी जो 50 करोड़ रुपए थे, वो या तो किसी बड़े बड़े नेता के, या तो किसी जो ठेकेदार है उसकी जेब में, ज्यादा पैसा तो उनकी जेब में गया। यहां पर सड़क में कितना लगा? 5 करोड़ रुपए। और 1 साल के बाद फिर उखड़ गई। अब ये काम था 5 साल के लिए, वो सड़क 1 साल में ही उखड़ गई, फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जो पैसा है वो नीचे तक बहुत कम पहुंचता है, नीचे तक बहुत कम पहुंचता है वो, और गवर्नमेंट के पास भी बहुत कम पैसा पहुंच रहा है, नहीं बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। अब लोगों को कितनी सैलरी पे करनी है? जो हमारे सर्विस सेक्टर में है उन्हें इतनी ज्यादा सर्विसेज पे करनी है, सर्विसेज देनी है। हमारा जो अभी तक का डेप्ट लिया हुआ है, जो हमने अलग अलग जगह से लिया, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से लिया हो, क्या कहते हैं उसे, दूसरी जगह से लिया हो, अलग अलग संस्थानों से लिया हो, तो उसका ब्याज हमें पे करना है। तो ज्यादातर पैसा उसी में ही चला जाता है। या कोई गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंटेशन करनी है, नई गवर्नमेंट स्कीम लानी है, तो मेजर पैसा तो आपका वहीं पर जाता है। तो फिर तो डेप्ट ट्रैप में फंसेगी, और इंडिया के पास उतना पैसा ही नहीं है, फिर उतना ज्यादा पैसा बचता ही नहीं है, कहां से बचाएंगे? ठीक है। लोन से निकलना ऑप्शन, ये अच्छी बात भी नहीं है वैसे, क्यों? ये लोन हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, लोन ले लो। लोन का ही पैसा आप इधर उधर कर रहे हैं, वही तो बिजनेस है। ठीक है। जब तक आपने लोन ही नहीं लिया तो फिर तो जीवन में किया क्या? लोन का पैसा इधर उधर करना, तो बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, मार्जिनल सा, जहां पर आपको लगे कि आप उसको चुका सकते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उस पैसे को चुका सकते हैं, उतना लोन ले लो। क्या जाता है? अच्छी ही तो बात है, बिजनेस से तो बढ़ रहा है। कल दिन आपने पैसा वापस कर दिया, अगले का पैसा था कहीं पर, वो फंसा रहा। बस, अगर आप उसको जल्दी चुकाने में माहिर हैं तो अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है लोन में, क्योंकि हम जो चलते हैं, जो भी हमारा बजट होता है, फिजिकल बजट में जब जाते हैं हम, तो बजट भी तो आपका माइनस में ही होता है। हमारे पास पैसा कम आता है, ज्यादा हम खर्च करना चाहते हैं, चाहे वो लोन लेकर के हम खर्च कर ज्यादा करना चाहते हैं, और वैसा ही होना चाहिए कि ज्यादा खर्च किया जाए, ताकि वो चुकाने के लिए या लोगों से लेने के लिए हमें उतना ज्यादा काम किया जाए। ठीक है, डन। हिमाचल गवर्नमेंट के कभी का तो कुछ नहीं कह सकते हैं, हिमाचल गवर्नमेंट के ऊपर डेप्थ बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी गवर्नमेंट की गलती है, गलती इससे पहले वाली सरकारों की भी है और यहाँ के लोगों की भी है। अवेयरनेस नहीं है। हर एक ठेकेदार, हर एक नेता, हर एक कर्मचारी, हर एक जो भी है, जो भी इसमें शामिल है, करप्शन बहुत ज्यादा होता है। कोई मामा का लड़का है, कोई भतीजा है, इसको जॉब में लगा दिया, इतने लाख मिल जाएंगे आपको। जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो कहीं साइड में चले रहते हैं अपनी तैयारी करते करते आराम आराम से, बाकी की जेब में पैसा जाता रहता है, जाता रहता है, क्योंकि हम इस पार्टी से, हम उस पार्टी से हैं, बाकी मजे में हैं, और स्टूडेंट दुखी हैं। और फाइनली जो है, जो पैसा है डेवलपमेंट के लिए, जो लोगों की भलाई के लिए लगना चाहिए था, वो किसी की जेब में जाता है। बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है। और गवर्नमेंट जो है वो डेप्ट ट्रैप पर चली जाती है। गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा टैक्स थोपेगी हम पर ही वापस, क्योंकि हमने ही अवेयरनेस नहीं दिखाई। बस बात यहीं पर खत्म है। और डेप्ट ट्रैप जो है ये चलता ही रहेगा गवर्नमेंट पर, अगर हिमाचल गवर्नमेंट की ही बात की जाए तो। अभी कल तो बहुत लंबी कहानी है ये, अभी खत्म नहीं होने वाली है, बहुत लंबा चलेगा अभी ये। ठीक है, ओके, डन। मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट।